हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई एम दीपेश सुतार। लास्ट लेक्चर में अपन ने बच्चों को पढ़ा था कि अर्थशास्त्र की बेसिक कॉन्सेप्ट्स, अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, इसके बारे में जाना था। और अर्थशास्त्र का जन्म कैसे हुआ, इसके जनक किन्हें माना जाता है। देखो, माना जाता है एडम स्मिथ को, लेकिन आप ऐसे ना माने कि एडम स्मिथ आए तभी अर्थशास्त्र आई। अपने भारत के कौटिल्य, चाणक्य, उन्होंने भी इसके बारे में पहले बता चुके थे। ठीक है, तो ये जो पाश्चात्य संस्कृति है, हम उसी पे जोर देते हैं, इसलिए बोला गया कि अर्थशास्त्र के फादर कौन है, एडम स्मिथ है। लेकिन ये तो के समय से, चाणक्य के समय से आ रही है। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषा के ऊपर, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अब ध्यान देना, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अभी भी विकासशील अवस्था में है। विकासशील, आपने ये शब्द बहुत सुना है स्कूलों में, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। भारत एक विकासशील राष्ट्र है, भारत एक विकासशील देश है और ये विकसित होने की कगार पर है। तो अपन सबको कैसा बनना है, मजबूत बनना है और देश के लिए काम करना है, ये बात भी ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि विकासशील का मतलब यहाँ क्यों है। तो डियर, अर्थशास्त्र की अलग अलग परिभाषाएं अलग अलग समय में आती गई, तो अलग अलग परिभाषाओं से अलग अलग अर्थ निकला। लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या देखा था, मनुष्य द्वारा संपन्न की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र है। ये तो मेरी वाली एकदम बेसिक बात आपके दिमाग में एक बार बैठाने के लिए कि भाई जो मनुष्य आर्थिक क्रिया करते हैं उसका जो अध्ययन करते हैं वो अर्थशास्त्र है। लेकिन अलग अलग अर्थशास्त्र ने अलग अलग परिभाषाएं दी। तो सबसे पहले कौन आए थे, एडम स्मिथ। तो उन्होंने कौन सी दी पता है, उन्होंने दी धन केंद्रित परिभाषा। कौन सी दी, मनी सेंटर्ड, जो पैसे के ऊपर पूरी सेंटर्ड थी, पैसे के ऊपर पूरी केंद्रित थी। फिर उसके बाद और आए, कौन आए, मार्शल आए, उन्होंने दी कल्याण केंद्रित परिभाषा। उसके बाद और आते गए, वो कौन आए, रॉबिन्सन, उन्होंने क्या कहा, दुर्लभता प्रदान परिभाषा, मतलब स्कार्सिटी बेस्ड। और ऐसे ही आते गए। उसके बाद आवश्यकता विहीनता। ये जो आवश्यकता विहीनता वाली बात है, ये थोड़ी महाराज साधु संतों वाली बात है कि आप एकदम ऐसे मुकाम पर पहुंचोगे एक दिन कि आपकी सब इच्छाएं खत्म हो जाएगी। ये थोड़े गांधी जी से प्रेरित थे। कौन, प्रोफेसर जेके मेहता। तो आपको ध्यान रखना है। और लास्ट में कौन सी, विकास आधारित परिभाषा, ये दी थी प्रोफेसर सैमुअल्सन ने। आपको यहाँ पर नाम नहीं दिख रहे होंगे, वो दिमाग में रखने, जैसे मैंने बोले। पहली कौन सी है, धन केंद्रित परिभाषा, किसने दी थी, एडम स्मिथ ने। दूसरी कौन सी, कल्याण केंद्रित परिभाषा, वेलफेयर बेस्ड, ये किसने दी थी, प्रोफेसर मार्शल ने। तीसरी दुर्लभता प्रदान परिभाषा, ये है रॉबिन्सन। इनको बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे बकायदा, फिलहाल हम ब्रीफली देख रहे हैं। चौथी है आवश्यकता विहीनता, ये किन्होंने दी थी, प्रोफेसर जेके मेहता। पांचवी है विकास आधारित, प्रोफेसर सैमुअल्सन। अब यहाँ पर ये बात भी है कि सर ये पांच परिभाषाएं हमारे लिए क्यों, ध्यान देना, आपको समझना सब कुछ है, ठीक है, आपके नॉलेज के लिए। एक बार बारबरा वुटन ने कहा था, बारबरा वुटन, इन्होंने क्या कहा था पता है, जहां 6 अर्थशास्त्री खड़े हैं वहां पर 7 मत होंगे। Whenever there are 6 economists are standing, there will be 7 opinions। मतलब वहां 6 बंदे खड़े हैं लेकिन उनकी 7 राय होंगी। कहने का मतलब अर्थशास्त्रियों की जो राय होती है वो भी एक नहीं होती है, क्योंकि ये कैसा है, सामाजिक विज्ञान है। हर किसी की सोच कैसी होती है, अलग होती है। तो सबसे पहली परिभाषा पे आते हैं, धन के विज्ञान के ऊपर, धन केंद्रित परिभाषा के ऊपर। और उसमें क्या लिखा हुआ है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था कि एडम स्मिथ ने क्या कहा था, कौन सी बुक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा इसके कारणों की खोज, जो कि 1776 9 मार्च 1776 को आई थी ये बुक। उसमें इन्होंने ये बताया था। और क्या लिखा था, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो इन्होंने क्या बोल दिया कि भाई अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, मतलब जो ऐसा विज्ञान जो धन के ऊपर है पूरा। दूसरी किन्होंने दी थी, ये दी थी वॉकर ने। उन्होंने क्या कहा था, अर्थशास्त्र ज्ञान के उस भाग का नाम है जिसका संबंध धन से है। अगर आप गौर कर रहे हो तो ये सारी बातें धन से रिलेटेड बता रहे हैं। तीसरी क्या है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है। मतलब ये किन्होंने दी थी, ये दी थी जेबी सेन ने। मगर यहां पर हो क्या रहा है, अगर आप गौर करोगे तो ये तीनों परिभाषाएं किसके ऊपर केंद्रित है, ये सिर्फ और सिर्फ केंद्रित है धन, मनी के ऊपर। तो इन्होंने मतलब सब कुछ जो भी माना वो पैसे को माना, क्या भाई अर्थशास्त्र क्या है, धन का विज्ञान है। इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग मनी देन यू आर अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक्स। मतलब कि अगर आप धन को समझ रहे हो तो आप अर्थशास्त्र को समझ रहे हो। इन्होंने दूसरी बातों को साइड में रख लिया। दूसरी बात है कौन सी, कि इंसान सिर्फ क्या धन कमाने के लिए कार्य करता है, क्या इंसान खुश होने के लिए काम नहीं करता है, क्या इंसान ऐसे मुकाम को नहीं पाना चाहता है जहां पर पहुंचकर उसको संतुष्टि मिले, क्या इंसान के आगे ऐसी बात नहीं है कि उसके पास मान लो कि उसने धन कमा लिए तो सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, नहीं, ये भी नहीं है। क्यों,
देखो जो इंसान की जो आवश्यकता होती है, जो इच्छाएं होती है, वो तो कैसी है, लिमिटलेस है, उनका कोई एंड नहीं है। अभी आपने ये चीज़ आपने पसंद की, फिर थोड़ी देर बाद उसको आप बोर हो जाते हो कि भाई मुझे तो अब दूसरी चीज़ चाहिए। लेकिन जो साधन है आपके पास, जो उसको खरीदने की जो क्षमता है, या फिर जो भगवान ने हमें जो साधन दिए, वो कैसे हमेशा के लिए लिमिटेड है, उनको नहीं बढ़ा सकते आप। अब मान लो ज़मीन है, ठीक है, आप उसको बढ़ा नहीं सकते, तो उसको यूज़ कैसे करना, उसको बेस्ट तरीके से यूज़ करना है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे साधन तो सीमित है, लिमिटेड है, लेकिन इच्छाएं कैसी है, अनलिमिटेड है। तो इंसान क्या करता है, इसमें तालमेल बैठाता है, क्या करता है, इसमें मैनेजमेंट करता है। और ये मैनेजमेंट ही क्या है, इकोनॉमिक्स है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। आप कक्षा 10वीं से अब 11वीं में आए, ठीक है, आपके फेयरवेल भी हुआ होगा, विदाई समारोह होता भी है। तो अब आपने पापा को बोला कि पापा मुझे एकदम मस्त तैयार होकर जाना है वहाँ पर, अभी वहाँ लास्ट डे है भाई 10th में, ठीक है, तो हम तो एकदम बन ठन के जाएंगे। ठीक है, पापा ने बोला तो क्या चाहिए भाई, कि पापा हमको तो पैसे चाहिए। पापा ने आपको 2000 रुपये दिए। कितने दिए, 2000 रुपये दिए आपको, पापा ने आपको 2000 रुपये दिए। तो अब आप मार्केट में गए, और किसके साथ गए, पिंटू के साथ। चिंटू गया पिंटू के साथ, पिंटू उसका दोस्त। अब मार्केट में गए, वहाँ पर मस्त एक शॉप पे गए, वहाँ पर देखा क्या क्या, शर्ट पैंट शूज़ बेल्ट परफ्यूम सब देख लिया, भाई यही आइटम चाहिए। भाई दिखता क्या है, फोटो में क्या दिखता है बच्चे के, शर्ट पैंट शूज़ बेल्ट यही दिखते हैं। परफ्यूम तो लगाया जाता है, महसूस होता है, ठीक है। अब बात करते हैं ध्यान से, उनके पैसे वगैरह, बार्गेनिंग शुरू हुई, वहाँ पर सौदेबाजी शुरू हुई। तो उन्होंने बोला कि 400 रुपये का तो है शर्ट, क्या है, 400 रुपये का शर्ट, 600 में उनको पड़ रहा है ट्राउजर पैंट। उसके बाद बात आती है शूज़ की, तो शूज़ पड़ रहे हैं उनको 700 में, और बेल्ट है कितने का, बेल्ट है 300 का, और जो परफ्यूम है वो है 250 रुपये का। और 300 रुपये का क्या है, 300 रुपये का है बेल्ट, 700 रुपये का शूज़, क्या है शूज़, और 600 रुपये का ट्राउज़र, और 400 रुपये का शर्ट। तो अब ध्यान देना, उसके पास जेब में कितने, उसके पास जेब में सिर्फ 2000 रुपये है, क्या है। अब ध्यान देना, यही बात है, यही तो मेन चीज़ है कि साधन सीमित है, जेब में जो पैसे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये हैं, और चीज़ें कितने की पसंद आई है उसको चीज़ें पसंद आई हैं कितने की, 2250 रुपये। तो बताओ क्या तालमेल हो रहा है क्या, 2000 में 2250 की चीज़ें खरीद सकता है। कोई बच्चा बोलेगा सर मैं तो वहाँ पर डिस्काउंट करवा के आ जाऊँगा, सर मैं तो वहाँ उधार रखवा के आ जाऊँगा। देखो ये तो बातें हैं, ठीक है, ये रियल लाइफ में होता है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, साधन तो सीमित है ना। 2000 रुपये अगर वास्तविक बात करें तो जेब में तो 2000 रुपये ही है ना, वो 250 रुपये बाद में पेमेंट तो करना पड़ेगा ना, इसलिए समझना। तो अब बताओ यहाँ पर क्या होगा पता है, यहाँ पर वो चयन करेगा, ये देखो दुर्लभता प्रदान, रॉबिन्सन की परिभाषा आएगी उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर वो चयन करेगा, सिलेक्शन करेगा, और इसको और क्या बोलते हैं, स्कार्सिटी बेस्ड डेफिनेशन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो साधन है वो कैसे है, सीमित है। तो अब वो यहाँ पर देखेगा कि यार ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे मैं छोड़ सकता हूँ, और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको अल्टरनेटिवली यूज़ भी कर सकते हैं, जिनके अलग अलग प्रयोग भी होते हैं। कैसे, अब जो शूज़ है वो फेयरवेल में पहन के जा रहा है, तो यूँ तो है नहीं कि खाली वहाँ के लिए पहने, और भी कहीं पार्टी होगी वहाँ भी पहन के जा सकता है। जैसे मान लो कोयला है तो अपने खाली घर में ही थोड़ी यूज़ होता है कि भाई चूल्हे में यूज़ थोड़ी होता है, फैक्ट्री में भी यूज़ होता है, पहले ट्रेनों में भी यूज होता था। तो बताओ एक ही चीज के बहुत सारे प्रयोग भी होते हैं। तो अब ध्यान देना यहाँ पर। तो अब वो क्या करेगा, उसने ऑप्शन कैंसिल कर लिया, किसका, उसने ऑप्शन कैंसिल कर लिया परफ्यूम का, कि भाई परफ्यूम हमको नहीं लेना है। पिंटू को बोला यार परफ्यूम यार अपने तेरा लगा दूंगा, पिंटू को पूछा पिंटू के पास है, तो पिंटू भाई तेरा लगा देंगे, क्योंकि फिलहाल उसके ये आवश्यकता ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, और ये चीज़ें कैसी है, ये उसे बाद में बेनिफिट देगी, ये लॉन्ग टर्म काम आएगी, तो उसने इनको सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर हुआ क्या पता है, साधन कैसे हैं, सीमित हैं, आवश्यकताएं कैसी है, बहुत सारी है, तो वो क्या करता है, सिलेक्शन करता है। तो अब आप ध्यान देना, ये कौन सा था एग्जाम्पल कि भाई साधन सीमित है लेकिन आवश्यकताएं कैसी है, अंतहीन है। अब ध्यान देना, ये अपन ने जो अर्थशास्त्र की परिभाषा देखी, जो कि किसके ऊपर बेस्ड थी, पूरी धन के ऊपर, मनी के ऊपर, तो उसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि भाई आखिर अर्थशास्त्र क्या है इस परिभाषा के आधार पर। तो पहला पॉइंट क्या है, अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय केवल धन है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ फोकस किसके ऊपर किया है, धन के ऊपर, कि बाकी तो कोई विषय है ही नहीं। जबकि अगर मैंने ये एग्जांपल दिया, इसमें क्या हो रहा है, वो चयन कर रहा है, क्या कर रहा है, वो सिलेक्शन कर रहा है कि उसके सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज कौन सी है और किसको छोड़ा जा सकता है। इसने यहाँ पर किसको छोड़ा, परफ्यूम को छोड़ दिया। दूसरी बात है, मनुष्य धन कमाने का कार्य करता है। यहाँ पर तो सिर्फ एक ही बात बताई है अर्थशास्त्र में, इस परिभाषा के बेस पर अगर आधार पर बताए तो, कि मनुष्य जो भी काम कर रहा है वो केवल धन से प्रेरित होकर काम करता है। उसमें प्रेम, इच्छा, उसमें जो सद्भावना, कर्तव्य का भाव होकर कोई काम करना, ऐसी उसमें कोई इच्छा नहीं है। उसका खाली एक ही उद्देश्य है कि मुझे तो काम पे जाके क्या कमाने, पैसे कमाने।
कि बस मेरा तो सिर्फ पैसे कमाने हैं, यहाँ पर ये उद्देश्य है। तीसरा, व्यक्तिगत समृद्धि से राष्ट्रीय समृद्धि होती है। यहाँ पर ये माना है कि अगर हर एक इंसान खूब सारे पैसे कमा लेगा तो वो देश भी अमीर बन जाएगा, वो देश भी विकसित हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है, वो हम आगे देखेंगे। मानवीय सुखों का एकमात्र आधार धन है। यहां पर यह भी माना है कि अगर किसी इंसान को खुश होना है तो उसके जेब में पैसे होने चाहिए, धन होना चाहिए। अगर धन नहीं है उसके पास तो वो खुश नहीं है। देखो, एक लेवल तक धन खुशी देता है, लेकिन उसके बाद धन से भी सुख नहीं मिलता है इंसान को, ये तो होता ही है। तो इन्होंने क्या किया, सब कुछ किसको मान लिया, इन्होंने पूरा का पूरा अपना फोकस किसके ऊपर किया, सिर्फ और सिर्फ धन के ऊपर। किसके ऊपर किया, सिर्फ और सिर्फ धन के ऊपर। तो अब बच्चों ध्यान देना, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर केंद्र किया, धन के ऊपर ये परिभाषा केंद्रित थी। तो इसकी आलोचना हुई, क्या हुई, इसको लोग आलोचना करने लगे। क्यों, इसका कारण भी है। देखो, इन्होंने क्या किया, धन पर आवश्यकता से अधिक बल। इन्होंने सब कुछ क्या माना कि केवल और केवल अर्थशास्त्र तो क्या है, धन का अध्ययन है। दूसरा, आर्थिक मनुष्य की कल्पना निराधार अनुचित है। कैसे, इन्होंने क्या माना कि इंसान तो एक क्या है, इकोनॉमिक पर्सन है। क्या है, इकोनॉमिक पर्सन, कि ये सिर्फ और सिर्फ जो भी पैसा काम करता है, इसके दिमाग में तो खाली क्या चलता है, इसके दिमाग में खाली और खाली पैसा चलता है, रुपया पैसा चलता है इसके दिमाग में, इसके लिए ये कार्य करता है। लेकिन बताओ, क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है? नहीं। एक इंसान क्या ये सोचकर कार्य नहीं करता है कि उसको अपना बेस्ट देना है, उसके अपने परिवार को सुखी करना है, उसको संतुष्टि प्राप्त करनी है, उसको खुशी प्राप्त करनी है? क्या जीवन में ये उद्देश्य नहीं होते? ये भी उद्देश्य होते हैं। लेकिन यहां पर क्या मानना है कि जो मनुष्य कार्य कर रहा है उसका एकमात्र लक्ष्य क्या है, धन है। क्या है, धन। तीसरे पे आते हैं धन का संकुचित अर्थ। अब एक और बात और ध्यान रखना, यहां पर यह माना है कि धन का मतलब क्या, मनी, जिसको आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो धन, ठीक है। लेकिन जो अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं जो ये सेवा दे रहा हूं, अब आप इससे क्या, आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है, इसको इन्होंने धन नहीं माना है। जो डॉक्टर सर्विस दे रहा है, जो सीए सर्विस दे रहा है, जो वकील सर्विस दे रहा है, जो टीचर सर्विस दे रहा है, इनकी जो सेवाएं है, इसको धन इन्होंने नहीं माना है। तो इन्होंने क्या कर दिया, धन का संकुचित अर्थ कर लिया, इन्होंने सेवाओं को इसमें शामिल नहीं किया। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र का संकुचित अर्थ। अब बताओ, मैंने बताया कि नहीं, अर्थशास्त्र तो अपने आप में बहुत बड़ा है। और देखो, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, अलग अलग परिभाषाएं आती जाएगी, क्योंकि ये एक कैसा सब्जेक्ट है, विकासशील, डायनेमिक सब्जेक्ट है, चेंज होता जा रहा है समय के साथ साथ। तो अर्थशास्त्र का इन्होंने क्या कर लिया, धन के ऊपर पूरा बल देके अर्थशास्त्र का अर्थ इन्होंने क्या कर दिया, सीमित कर दिया, संकुचित कर दिया, नैरो कर दिया। मानव के कल्याण की चर्चा नहीं, यहां पर बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है कि इंसान को खुश कैसे हुआ जा सकता है, वो कैसे दो चीजों के बीच में कि ये चीज मेरे लिए अच्छी है कि ये चीज मेरे लिए अच्छी है, उसमें चयन कैसे करेगा। या फिर ये भी बात नहीं हो रही है कि एक लेवल के बाद इंसान की जो आवश्यकताएं होती है उनमें परिवर्तन आता है। इसमें सिर्फ एक ही बात कही है कि इंसान स्टार्टिंग से लगाकर एंड तक सिर्फ और सिर्फ किसके लिए काम करता है, धन के लिए कार्य करता है। तो अब अगर आप ध्यान दोगे तो इसमें क्या हो रहा है, इन्होंने धन के ऊपर केंद्रित होने के कारण कई लोगों ने इसकी आलोचना की। यहां तक कि कुछ लोगों ने तो इसे क्या कहा, अर्थशास्त्रों को क्या कहा, बास्टर्ड साइंस, क्या कहा, अधम विज्ञान, कि यार ये सबसे गया गुजरा विज्ञान अगर कोई है विषय है तो वो अर्थशास्त्र है। फिर कुछ लोगों ने क्या कहा, डिसमल साइंस, दुखदायी विज्ञान, कि ये जो दुख देता है वो विज्ञान कौन सा है, अर्थशास्त्र। तीसरा, ब्रेड एंड बटर साइंस, रोटी और मक्खन का विज्ञान। मतलब क्या हुआ कि खाली यहाँ पर तो रुपयों पैसों की बात हो रही है, बाकी कोई बात नहीं हो रही है, मनुष्य के कल्याण की बात नहीं हो रही है, मनुष्य की भलाई की बात नहीं हो रही है, देश की भलाई की बात नहीं हो रही है। तो इसमें क्या माना इन्होंने, रोटी और मक्खन का विज्ञान। तो आप देख सकते हो कि लोगों ने इसको क्या किया, क्रिटिसाइज किया। तो इस प्रकार से आज हमने कौन सी परिभाषा, आज हमने डिटेल में कौन सी परिभाषा देखी है, धन केंद्रित परिभाषा, जिसमें कौन कौन से अर्थशास्त्री थे। सबसे पहले जिन्होंने दी थी एडम स्मिथ ने, किन्होंने दी थी, एडम स्मिथ ने। उसके बाद कौन आए थे, वॉकर, और फिर किन्होंने दी, जेबी से ने। तो अगर आपको इस लेक्चर में कहीं भी कोई भी एक सिंगल भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आपके लिए एक क्वेश्चन है कि एडम स्मिथ ने कौन सी बुक लिखी थी, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।